नमस्कार और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है फाइन लर्निंग के ऊपर। हम इंडियन पॉलिटी में आज प्रिएम्बल करने वाले हैं। आइए इसको शुरू करें। तो भारतीय संविधान में प्रिएम्बल का एक अलग ही महत्व है, या कहिए कि जिस देश में भी संविधान है उसमें उसको समझने के लिए एक शुरुआती टेक्स्ट होगा, यानी एक स्टार्टिंग टेक्स्ट जो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के पहले ही अगर आपको उसका ओवरव्यू मिल जाए तो समझने में आसानी होती है कि आखिर ये संविधान बताना क्या चाहता है या ये संविधान किस ओर जा रहा है। यही मुख्य उद्देश्य है किसी भी प्रिएम्बल का, जो किसी भी संविधान का एक कहते हैं मूल आत्मा के तौर पे दिखाई देती है। आइए इस प्रिएम्बल के बारे में थोड़ा और जानें। प्रिएम्बल जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार वजूद में आया। माना गया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला संविधान है जिसने प्रिएम्बल की बात की। तो एक पॉइंट यहाँ हो जाता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगन विथ अ प्रिएम्बल। उसके बाद इंडिया और बहुत सी अदर कंट्रीज़ ने इस रिवाज को फॉलो किया। अब आखिरकार प्रिएम्बल का अर्थ क्या होता है, या फिर प्रिएम्बल आखिर है ही क्यों? तो कहते हैं कि टर्म प्रिएम्बल, ये जो शब्द प्रिएम्बल है, ये रेफ़र करता है एक इंट्रोडक्शन को, जो कि कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस भी है। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उस किताब के शुरुआत में एक प्रीफेस होता है जो उस बुक का एक तरह का जो कंटेंट आने वाला है उसके बारे में एक शुरुआती जानकारी देगा। साथ ही साथ राइटर का क्या लक्ष्य है, राइटर किस ओर आपको लेके जाना चाहता है अपनी किताब में, ये एक प्रीव्यू के तौर पे प्रिएम्बल में अवेलेबल होता है। उसी तरह हमारे संविधान को भी लिखा गया, और अगर उस हिसाब से सोचे तो प्रिएम्बल एक काम करता है हमारे संविधान में उसी रेफरेंस का या उसी प्रीफेस का जो किसी अन्य किताब में काम करता है। यानी आपको ये एक आईना दिखा देगा पहले ही कि आपका संविधान किस ओर जाने वाला है। फिर कहते हैं कि इस प्रिएम्बल में आपको और क्या मिलेगा, तो बेसिकली एक समरी है, बहुत ही डेंस समरी। बहुत छोटे में इतने बड़े संविधान को समराइज करके आपको एक बहुत बेसिक समरी दे गया, या फिर कहिए तो एसेंस है। आखिरकार इसकी समझ क्या है, क्या कहना चाह रहा है, किसकी? तो संविधान की। तो संविधान के समरी या एसेंस के तौर पे हम प्रिएम्बल को समझ सकते हैं। आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो पूछ सकता है आखिर प्रिएम्बल को आप किस तरह समझते हैं, वेदर इट इज़ अ प्रीफेस, हाँ हो सकता है। कैन इट बी कॉल्ड एज समरी, बिल्कुल। एंड कैन इट बी ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देन दैट टू डेफिनेटली। क्वेश्चन आए ना आए आपको समझते तो चलना ही है। एक बड़े कमाल के जो संविधान के एक्सपर्ट हुए या एमिनेंट जो ज्यूरिस्ट हुए, इन्हें पालकीवाला, इन्होंने प्रिएम्बल को कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान के प्रिएम्बल को एक आइडेंटिटी कार्ड कहा है, या इन जनरल भी प्रिएम्बल को रेफ़र किया है एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ आपको नाम याद होना चाहिए, ये है N.A. पालकीवाला जी। अब अगर संविधान में ही आगे बढ़े तो भारतीय संविधान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? तो जब अंग्रेज़ों ने भारत को कहा था कि लो भाई तुम अपना संविधान अब खुद बना लो, तब इस संविधान बनाने की प्रक्रिया में जो सबसे पहली बार जो संविधान की बैठक हुई थी, उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तावना रखी थी कि आखिरकार संविधान होगा कैसा, उसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे कहा गया। और बाद में कहते हैं उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसे आप प्रिएम्बल के तौर पे देख सकते हैं। तो इस सबसे पहले संविधान बनने के पहले आखिर संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या मंशा होगी, ये रखा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। संविधान बनाने वाले लोगों ने इसको वोट करके एक्सेप्ट किया और बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब ये सब पूरा हो गया तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फेर बदलाव या कहे तो इसको उचित रूप से लिख करके जो प्रियम्बल है उसका शेप दे दिया गया। इस प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही हमारे प्रियम्बल का जन्म होता है। शुरुआत में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे जाना गया था। अब बात करें कि क्या हमारा प्रियम्बल आज तक अमेंड हुआ है। भारत का जो प्रियम्बल है क्या इसको कभी अमेंड किया गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन। भारत में एक अमेंडमेंट हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे। ईयर है 1976, जिसने 3 अन्य शब्द या कहिए तो 3 न्यू वर्ड्स को भारतीय संविधान या भारतीय संविधान के मूलभूत प्रीति जिसे प्रियम्बल कहते हैं, शुरुआती जो टेक्स्ट है प्रियम्बल, उसमें ऐड किया गया। ये 3 वर्ड थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ऐसा नहीं था कि उसके पहले सोशलिस्ट, सेक्युलर या इंटीग्रिटी जैसा वर्ड हमारे संविधान से समझ में नहीं आता था, पर अब संविधान को एडिट करने वाले या कहिए कि अमेंड करने वाले लोगों ने सोचा कि इसे एज अ वर्ड प्रियम्बल में मेंशन होना चाहिए। ईयर है 1976, अमेंडमेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके द्वारा संविधान में हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया गया पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार जो अगला टॉपिक है वो है कि आखिरकार ये संविधान है क्या। प्रेजेंट फॉर्म में अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो आपको संविधान किस फॉर्म में दिखेगा। तो आइए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ते हैं। प्रियम्बल इन द प्रेजेंट फॉर्म रीड्स। आखिरकार प्रेजेंट फॉर्म में अगर आपको प्रियम्बल पढ़ना है तो ये क्या है। तो इट सेज प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। आखिरकार शुरुआत में ही ये समझ में आता है कि संविधान बना किसके लिए है। तो संविधान बना है वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular। ध्यान रखें, यही वो 3 वर्ड हैं जो ऐड किए गए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। इन 3 वर्ड्स का एडिशन जो है वो आप ध्यान रखें कि इन 3 वर्ड्स को बाद में माफ़ करिए, सेक्युलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड और डेमोक्रेटिक वर्ड को ऐड किया गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर, माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। तो जो वर्ड ऐड किए गए थे वो थे सेक्युलर, सोशलिस्ट और एक और वर्ड अगर नीचे की ओर हम बढ़े तो वो हो जाएगा इंटीग्रिटी, वो वर्ड हो जाएगी। तो इंटीग्रिटी नाम का शब्द बाद में ऐड किया गया था। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये संविधान के जो मूलभूत प्रीति तो मेन बुक हो गया, जो हमारा प्रियम्बल है उसमें ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। आइए अब इसको पढ़ते हैं। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि भारत का संविधान जो होगा वो एक सॉवरेन होगा, जिसकी अपनी जो आज़ाद होगा कहीं भी फॉरेन प्रेशर से। सोशलिस्ट होगा, सोशलिस्ट जो हमें अपनी जनता की सेवा करने का मौका देता है। सेक्युलर होगा, जहाँ धर्म में कोई ऊंच नीच, कोई आगे पीछे, कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाएगा। डेमोक्रेटिक होगा, यानी हम अपने फैसले लेने के लिए खुद आज़ाद होंगे। और रिपब्लिक, हेड ऑफ़ द स्टेट जो होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। और साथ ही साथ हमने कहा कि हम अपने सभी नागरिकों के लिए ये सुरक्षित करेंगे। क्या सुरक्षित करेंगे? सबसे पहले जस्टिस, जस्टिस जो कि होगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद इसको थोड़ा अगर अच्छे से देखें तो हम सबसे पहले जब बात की गई जस्टिस की, जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो जस्टिस का जो रूप रखा गया, इसे लोगों ने देखा और कहा कि भाई अच्छा सोशल होगा, सामाजिक, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी,
जो आर्थिक क्षेत्र है वहाँ भी जस्टिस और न्याय की बात होनी चाहिए, और साथ ही साथ पॉलिटिकल यानी जो राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ भी सबको न्याय मिलना चाहिए। ये था जस्टिस। उसके बाद बात आई लिबर्टी की। तो लिबर्टी यानी आज़ादी। आपको आज़ादी है थॉट की, जो आप सोचना चाहें सोचें, कौन रोक रहा है आपको। थॉट की आज़ादी है, आपको आपके एक्सप्रेशंस की आज़ादी है। आप अपने बातों को लिख बोल के बता सकते हैं, आप क्या मानना चाहते हैं, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, सबकी आज़ादी है। उसके बाद बात करते हैं हम इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड स्पेशली ये सब के साथ इसको हम जो इक्वालिटी है, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया जिसमें स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई, साथ ही साथ कहा गया कि हमारा ये भी धर्म बनता है कि हम अपने सभी लोगों में इसको प्रमोट भी करें। दैट इज़ आइडिया ऑफ इक्वालिटी विच इज़ ऑफ स्टेटस एंड बोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद बात की गई फ्रेटर्निटी। आखिरकार ये शब्द क्या है। तो फ्रेटर्निटी शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ समझें तो होता है भाईचारा। तो भाईचारा बढ़ेगा तो देश का सम्मान बढ़ेगा। सवाल ये उठता है कि भाईचारे से देश का सम्मान कैसे बढ़ेगा। जब आप भाईचारा रखते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद तो ग्रो करते ही हैं, देश को भी ग्रो करने की बात करते हैं। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई। भाईचारा होगा जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जब भाईचारा होगा तभी देश एकजुट होगा और देश का जो मान सम्मान है वो बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। आखिरकार अब इस संविधान को देश को दे दिया गया, और वो दिन है जब संविधान में उसका मेंशन भी मिलता है या प्रीएम्बल में ही उसका मेंशन मिलता है। आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1946। हमारा संविधान जो आज 26 तारीख नवंबर 1946 का दिन है, डू हियर बाई अडॉप्ट, हम आज अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, इसे इफ़ेक्टिव भी बना चुके हैं, एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को ये भारत का संविधान खुद को देते हैं। खुद को देने का मतलब अपने देश के नागरिकों को देते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में पढ़ा है कि इस प्रियम्बल को लिखने वाले भी और कोई नहीं, इस देश के नागरिक ही हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस प्रकार जो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसको फाइनली प्रियम्बल ऑफ इंडिया के तौर पे डेवलप किया गया। चलिए अगर आगे बढ़े तो इस संविधान में जो हमारा एक बार फिर से प्रियम्बल है, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कुछ खास बातें जो भी आप पढ़ें इसी को थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, जो कि इससे हमको समझ में आना चाहिए या समझ में आता है। चलिए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात की गई कि प्रियम्बल ने अभी जब आप प्रियम्बल पर हैं उसमें मुख्य तौर पे चार मूल बातें निकल के सामने आती है। सबसे पहला है कि संविधान अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त कर रही है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कहाँ से संविधान को उसकी शक्ति मिल रही है। तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है संविधान का, ये कहाँ से आ रहा है। तो प्रियम्बल स्टेट्स दैट द Constitution derives its authority from people of India। शुरू ही हुआ था पीपल ऑफ इंडिया के साथ। तो इस संविधान को शक्ति ही मिल रही है उसके नागरिकों के द्वारा। तो जहाँ नागरिक हैं तो नागरिकों से ही भारत के संविधान को, या कहिए कि भारत का जो गणतंत्र है, इन सबको शक्ति मिलती है। जब नागरिक ही नहीं होगा तो ये सब रह के भी क्या मतलब रह जाता है। अब आइए, तो ये तो हो गई अथॉरिटी की बात। अब भारत जो कि एक गणतंत्र राज्य के तौर पे बनने वाला है, आखिरकार इसका नेचर कैसा होगा ये देश। तो इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन। किस तरह का देश होगा, एक सॉवरेन देश होगा। सॉवरेन जो किसी और, जिसके फैसले कोई और ना करे। हम अपने फैसले बिना किसी के दबाव में अगर जब करने लायक होंगे, ऐसी स्थिति में ही हम अपने आप को सॉवरेन कह सकते हैं। तो क्या भारत इस स्थिति में पहुंचा? जी बिल्कुल पहुंचा। हम सोशलिस्ट होंगे। सोशलिस्ट यानी अपनी गरीब जनता का भी उसी हिसाब से ख्याल रखेंगे जिस तरह से हम अमीर जनता का रखते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि स्टेट यानी कंट्री अपने जनता में भेदभाव नहीं करेगी। सेक्युलर डेमोक्रेटिक
सेक्युलर होने हम सेक्युलर होंगे, सेक्युलर कोई धर्म में विरोध नहीं, किसी धर्म का पक्ष नहीं। डेमोक्रेटिक होंगे, डेमोक्रेसी ऑब्वियसली जहाँ जनता का राज होगा। और रिपब्लिक होंगे, यानी जो हेड ऑफ स्टेट, जो कंट्री का हेड बनेगा, वो कोई राजा का बेटा या कोई पहले से पैदा हुआ ऐसा कोई जिसका कोई अधिकार है पहले से इस देश पे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बनेगा, बल्कि इसी देश से चुने हुए व्यक्ति में से कोई एक सामने आकर इस देश को संभालेगा। आइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरकार अब संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या था, करना क्या चाहता था हमारा संविधान, पाना क्या चाहता है? तो हमारा संविधान पाना चाहता है, जो कि हमें प्रीएम्बल से पता चलता है, इट वांट्स जस्टिस। इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये अपने वक्तव्य में, ये अपने बातों में कहना चाह रहा है कि हम अपनी नागरिक के लिए न्याय चाहते हैं, उसको लिबर्टी मिले, आज़ादी मिले जो वो करना चाहे, उसे समानता मिले, इक्वालिटी, समानता की बात हुई, उसके बीच फ्रेटर्निटी हो, नागरिकों के बीच भाईचारे का माहौल हो। ये ऑब्जेक्टिव है भारत के संविधान का, जो आपको प्रीएम्बल पहले ही बता देता है। आखिरकार आपका प्रीएम्बल आपको बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन, जब संविधान बन के तैयार हो गया और भारत के नागरिक को कहा गया कि अब आपका ये संविधान है, लीजिए इसको अडॉप्ट करिए, तो भारत के नागरिक तो नहीं गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे लोग थे उन्होंने ही इसको अडॉप्ट किया। ऑब्वियसली चुने हुए लोग थे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली फ़िलहाल इस मुद्दे पे हम नहीं आएंगे। मुद्दा जो है कि एक जो चौथा पॉइंट हमें हमारे प्रीएम्बल से मिलता है वो है कि संविधान कब अडॉप्ट हुआ। नवंबर 26, 1949 जो कि डेट आपको प्रीएम्बल में मेंशन मिल जाता है। इस प्रकार जो फाइन लर्निंग का आज प्रीएम्बल का शुरुआत है ये हमने कर दिया। जल्दी ही इसको हम और डिटेल में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्त यारों को बताएं। धन्यवाद, खुश रहें।